रुपए भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा इस आईपीओ के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा आईपीओ है। 5 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव पॉइंट के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो जिस समय मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं यानी कि 12 सितंबर को, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 118 रुपए का चल रहा है। चूंकि इसका एक लॉट 14 शेयर्स का है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3052 रुपए का प्रॉफिट आपको दिखाई देगा। लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट है वो इस वजह से क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कंसिस्टेंटली घटता जा रहा है, क्योंकि इससे एक दिन पहले इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 250 रुपए का था। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट दिखाई देगा, यानी कि केवल एक दिन के अंदर आपका 500 रुपए का प्रॉफिट कम हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, अगर ये ग्रे मार्केट प्रीमियम इसी तरह से कम होता गया तो लिस्टिंग के मिलने की संभावना और भी ज्यादा कम हो जाएगी और नेगेटिव लिस्टिंग के मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि आपको लॉस होने की संभावना ज्यादा। लेकिन चूंकि मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कंसिस्टेंटली बदलता रहता है, तो हो सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग डे तक आते आते ज्यादा भी हो। तो अब हम सेकंड नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, जो कि इसके फंडामेंटल्स के अंदर आते हैं। तो अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो इसके एसेट्स 2020 से 2023 तक कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। इसका रेवेन्यू भी कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, जो कि 2500 करोड़ से 5600 करोड़ हो गया, यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो आता है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन, क्योंकि इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर आप इसके मार्जिन देखेंगे तो वो 5% से 3.5% के आसपास रह चुके हैं। मतलब कि ये है कि कंसिस्टेंटली मार्जिन घटते जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि फंडामेंटली किसी कंपनी के अंदर नेगेटिव पॉइंट। अब अगर हम इसके नेटवर्थ और इसके रिजर्व और सरप्लसेस की बात करें तो वो आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे, बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम इसके तीसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो आती है इसकी बोरोविंग्स। इसकी बोरोविंग्स कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है, जो कि 2023 के अंदर 515 करोड़ रुपए हो चुकी है। इसके अलावा आईपीओ से जो कंपनी पैसा उठाएगी उसमें से 136 करोड़ रुपए अपनी उधारी चुकाने के लगाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी के पास अच्छी खासी मात्रा में डेट पड़ा हुआ हो। इस आईपीओ को जो तीसरा नेगेटिव पॉइंट है वो इसका है हाई पी, यानी कि कंपनी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन मांग रही है इस आईपीओ के माध्यम से। अगर आप इसका पीई देखेंगे तो वो 68.56 के आसपास निकल कर आए। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन हेवल्स इंडिया और पॉलीकैप इंडिया से करें तो इनका पीई 79 और पॉलीकैप का 62 निकल कर आता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो वो होता है 5634 करोड़ रुपए, जबकि हेवल्स इंडिया का रेवेन्यू है 17088 करोड़ रुपए और वही पॉलीकैप इंडिया का जो रेवेन्यू है वो 14241 करोड़ रुपए है। यानी कि ये कंपनी जो पीई मांग रही है, ये कंपनी जो वैल्यूएशन मांग रही है, वो पॉलीकैप इंडिया के रेवेन्यू के बराबर के आसपास मांग रही है, यानी कि ये कंपनी बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशन पर आ रही है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इसके इन्वेस्टर्स। अगर आप इसके प्रमोटर होल्डिंग्स देखेंगे तो ये एक सबसे बड़ा, मुझे केवल यही एक पॉजिटिव पॉइंट दिखाई दिया इस पूरे आईपीओ के अंदर कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखाई देगी आईपीओ से पहले भी और आईपीओ के बाद भी। लेकिन इसमें सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि इस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है वो बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशन पर इस आईपीओ करा रहे हैं, जिससे उन इन्वेस्टर्स को लगभग 3 से 4 गुना के आसपास प्रॉफिट दिखाई देगा इस आईपीओ के अंदर। और यही नेगेटिव चीज इसके 5वें पॉइंट के अंदर आपको दिखाई देगी, वो है ओएफएस। इसके अंदर ओएफएस बहुत ज्यादा है, मात्र 180 करोड़ के फ्रेश इश्यू, उसके अलावा जितने भी है वो ओएफएस निकल कर आता है, क्योंकि इसका इश्यू साइज 1964.01 करोड़ रुपए है और उसमें से 180 करोड़ के ये फ्रेश इश्यू और बाकी सारा ओएफएस है। और इन सारी चीजों को जोड़ते हुए 5 नेगेटिव पॉइंट्स निकलते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसके अंदर आपको लिस्टिंग, नेगेटिव लिस्टिंग मिलने की संभावना ज्यादा है, यानी कि आपको लॉस होने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है मुझे। अब अगर हम इस कंपनी को समझे तो कंपनी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, जिसमें 2 सेगमेंट निकल कर आते हैं, वायर्स और केबल्स निकल कर आते हैं। दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होम अप्लायंस आते हैं, गीजर हो गया, फैन हो गया, प्रेस वगैरह हो गए, इस तरह की चीजें की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करते हैं। और इस कंपनी का सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू निकल कर आता है वो वायर्स और केबल से निकल कर आता है, जो कि 71% के आसपास। अब अगर हम इसके आरओई और आरओसी की बात करें तो वो 14-15 के आसपास दिखाई देंगे, जो कि अट्रैक्टिव तो नहीं है लेकिन आपको आईपीओ की दृष्टि से ठीक ठाक दिखाई देंगे। अब अगर हम इसके बाकी की डिटेल्स की बात करें, ये आईपीओ 13 सितंबर को ओपन होगा और 15 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाए। 21 तारीख का अलॉटमेंट होगा, 22 तारीख को रिफंड पैसे मिल जाएंगे और 25 तारीख को डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर आ जाएंगे और 26 तारीख की आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी इस आईपीओ के अंदर। अब इस आईपीओ के लिस्टिंग एंड की बात कर लेते हैं। चूंकि आईपीओ 15 सितंबर को क्लोज हो जाएगा तो 14 तारीख को जो आखिरी डाटा निकल कर आएगा उसके अंदर अगर ये आईपीओ 2.50 टाइम्स यानी कि 2.5 गुना तो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है टोटल, तो इसमें लिस्टिंग एंड मिलने की संभावना ज्यादा होगी। लेकिन अगर इतना सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है तो इस आईपीओ में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये मेरी पर्सनल राय है। आप तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।